नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे इंडिया अलायंस की। जी हां, शरद पवार के घर पर दिल्ली में आज एक विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज सीट शेयरिंग पर इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में बात नहीं होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि इसकी चर्चा राज्य की इकाइयां करेंगे आपस में और उसके बाद ही जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है वो इस पर चर्चा करेगी। तो फिलहाल आज सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात शरद पवार के घर पर नहीं होनी है, लेकिन आज जो तय किया जाएगा वो ये तय किया जाएगा कि रैलियों में किन किन मुद्दों को उठाया जाना है। जो ज्वाइंट रैलियां इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम नेता करेंगे वो कहां कहां रैलियां करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर वो रैलियां करेंगे और इसके साथ साथ किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ ये भी चर्चा होगी कि आगे जो बैठकें होने वाली है, क्योंकि शरद पवार के घर पर आज जो बैठक चल रही है वो चौथी बैठक है। इससे पहले पटना, बेंगलोर, मुंबई में बैठकें हो चुकी है, लेकिन आज की बैठक में ये तय होगा कि आखिर आगे जो बैठक होनी है उसमें क्या तय किया जाएगा, आगे उस पर क्या चर्चा होगी। इसके साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन इंडिया अलायंस अपना प्रचार और प्रसार शुरू कर सकता है। गांधी जयंती के खास मौके पर इंडिया अलायंस अपने प्रचार और प्रसार की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले इंडिया अलायंस को ये देखना है कि आखिर जनता के बीच में क्या मुद्दों को लेकर जाना है, क्योंकि सनातन के मुद्दे पर इस वक्त विपक्ष लगातार घिरा हुआ है। सनातन का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, उसे लेकर जो बयान विपक्षी नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं उसको लेकर विपक्षी गठबंधन के ही कई नेता हैं जो किनारा कर रहे हैं, जो उस बयान से असहमति जता रहे हैं। तो इन सभी चीजों पर आखिर बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाना है ये भी इंडिया अलायंस के नेताओं को तय करना है, क्योंकि बीजेपी का ट्रम्प कार्ड हिंदुत्व है और उसकी कार्ड खोजना आखिर इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए कैसे संभव होगा, कैसे उस सनातन के उस मुद्दे को कवर कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण भारत के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो स्टालिन का बयान हो जिसमें उन्होंने ये कहा, उदयनिधि स्टालिन ने उन्होंने तुलना कर दी सनातन की डेंगू और मलेरिया से, बीमारियों से तुलना कर दी। तो इसके साथ साथ ए राजा ने ये कह दिया कि हिंदुत्व खतरा है, तो इसको लेकर बीजेपी पे लगातार हमलावर है। संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार के घर पर चल रही बैठक को एएचसीसी यानी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी ये कह दिया। आइए आपको सबसे पहले संबित पात्रा का बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी एएचसीसी की बैठक है, मुंबई में है, शरद पवार जी के घर पे। एएचसीसी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। तो संबित पात्रा के बयान को आपने सुना, लेकिन जो बैठक इस वक्त यहाँ पर शुरू होने वाली है उसको लेकर आपको जानकारी दे दें कि कौन कौन से नेता इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इंडिया अलायंस की इस बैठक में कांग्रेस के गुरदीप सिंह सप्पल पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी के जावेद अली इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ डीएमके के नेता टीआर बालू इस बैठक में अब तक पहुंच चुके हैं। राघव चड्ढा भी अब से कुछ देर पहले इस बैठक में पहुंचे हैं। वहीं इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि अभिषेक बैनर्जी
और लल्लन सिंह, ये दोनों आज की बैठक में नहीं आ रहे हैं। ये पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया था, ये बताया गया कि अभिषेक बैनर्जी की ईडी के सामने पेशी है, लल्लन सिंह के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, तो ये दोनों आज की बैठक में नहीं आएंगे। और इस बैठक में और भी सभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में लगभग 13 सदस्य हैं। वो 13 सदस्य आज यहां पर बैठकर चर्चा करेंगे। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधा शरद पवार के घर से। विजय लक्ष्मी, क्या इस बैठक का एजेंडा होने वाला है? सीट शेयरिंग तो होगी नहीं, तो आखिर होगा क्या? चौथी बैठक है, चौथी बैठक में क्या कुछ सॉलिड निकलकर सामने आएगा? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक है जो दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हो रही है, और इस बैठक में मोटा मोटी जो है जॉइंट रैलीज क्या होनी चाहिए, किन मुद्दों पर जॉइंट रैलीज की जानी चाहिए, और मैकेनिज्म और फंक्शनिंग इंडिया अलायंस की आगे कैसी होगी, क्या दिल्ली में सेक्रेटरीट बना करके फिर इंडिया अलायंस का कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाए, तमाम चीज़ों पर आज चर्चा होगी। अब सूत्र इस ओर इशारा करें कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई चर्चा हो, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि सीट शेयरिंग की पहली जो चर्चा है वो राज्य इकाइयों में होगी, राज्य लेवल पर सीट शेयरिंग की चर्चा होगी। और जब राज्य लेवल से चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, राज्य की इकाई एकमत हो जाएंगी तमाम इश्यूज पर, तब मुद्दा जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाया जाएगा। तो आज की बैठक में कास्ट सेंसस से लेकर के जो स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का बुलाया गया, उस पर इंडिया अलायंस की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होने की संभावना है। सीट शेयरिंग पर हालांकि सूत्र अभी इस समय इनकार करें कि कोई चर्चा आज की बैठक में हो पाएगी, क्योंकि पहले राज्य की तमाम इकाइयां जो है इस बैठक में इस पर चर्चा करेंगी, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है चर्चा करेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर दल का एक एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है, लेकिन आज की बैठक में अभिषेक बनर्जी, क्योंकि टीएमसी एक महत्वपूर्ण घटक दल है इंडिया अलायंस का, अभिषेक बनर्जी क्योंकि ईडी के यहाँ उनको पूछताछ के लिए जाना था, तो वो इस बैठक में नहीं आए। वहीं जेडीयू जो एक और अन्य इंपॉर्टेंट अलाय है, एक अन्य इंपॉर्टेंट घटक दल है, वो लल्लन सिंह नहीं आ रहे हैं, संजय झा जेडीयू की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर हम कहें शीर्ष नेतृत्व तो नहीं है, शरद पवार जरूर हैं एनसीपी से जो शीर्ष नेतृत्व कहे, लेकिन सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप है, चाहे अभिषेक बनर्जी की बात कर लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, हेमंत सोरेन की बात कर लीजिए, तो ये तमाम नेता जो हैं ये इस बैठक के सदस्य हैं। और आज पहली बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी की है, जिसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, जो मुझे लगता है 2 अक्टूबर को शायद इंडिया अलायंस अपना कैंपेनिंग जो है जॉइंट रैलीज की शुरुआत करे और राजघाट पर एक भव्य कार्यक्रम जो है वो किया जाए, और फिर उसके बाद देश के अन्य इलाकों में, और खास तौर से जिन इलाकों में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, वहां पर बड़ी रैलियों का आयोजन जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ किया जा सकता है, तरफ से किया जा सकता है। मसलन कहा जा रहा है नागपुर में रैली की जा सकती है, भोपाल में रैली की जा सकती है, दिल्ली में बड़ी रैली के साथ जॉइंट रैलीज का आगाज किया जा सकता है। अच्छा विजय, क्योंकि सीट शेयरिंग पर आप कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन जो दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके नेता ही कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द बात होनी चाहिए। फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार कह चुके हैं, तो ये सभी नेता बार बार कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी पिछली बार जो बैठक हुई थी मुंबई में, उसमें भी ये कहा था कि सीट शेयरिंग पर बात होनी चाहिए। क्या इस मुद्दे को लटकाया जा रहा है या अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा? अगर राज्य की इकाइयां ही चर्चा करेंगी तो क्या उसी राज्य के नेताओं को जानकारी नहीं दी गई थी कि राज्य की इकाइयां पहले चर्चा करेंगी? देखिए गोनिका, जब मुंबई में जैसा आपने कहा कि पिछली बैठक में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मसला उठाया गया था, समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसे में सीट शेयरिंग जितनी जल्दी से जल्दी तय हो जाएगी उतना सही रहेगा। लेकिन इंडिया अलायंस के और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि सीट शेयरिंग जो है सबसे कंटेंशियस इशू है, क्योंकि राज्य की इकाइयाँ जो हैं वो मसलन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा सीट्स कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बहुत सारी सीट्स कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए नहीं देना चाहती हैं लोकसभा के लिहाज से। तो ये भी एक सेंस है नेताओं को कि चीज़ें बनने से पहले कहीं खराब ना हो जाएं, और सीट शेयरिंग के मसले पर अगर चर्चा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि बिखराव जो है वो इंडिया अलायंस का पहले से ही दिखने लग जाए। ऐसे में जो स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है इंडिया अलायंस वो यही है कि पहले राज्य की इकाइयां बैठे और आपस में चर्चा कर लें कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, किस सीट पर किसकी दावेदारी क्यों बनती है, क्योंकि अलग अलग
अलग फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव में किसका परफॉर्मेंस कैसा था, विनेबिलिटी क्राइटेरिया इस बार कैसा है, किसके पक्ष में क्या है, क्या इंडिया अलायंस का एक जॉइंट कैंडिडेट हो तमाम लोकसभा सीटों पर या फिर कुछ सीटों पर अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्रेंडली फाइट की जाए। ये तमाम चीजें हैं कि क्या फॉर्मूला हो सीट शेयरिंग का। तो पहले राज्य की इकाई इन तमाम चीजों पर चर्चा करेगी कि क्या उस राज्य में किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट की जरूरत है या पिछले बार जिस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था क्या उसकी दावेदारी इस बार ज्यादा बननी चाहिए, या पिछली बार जो पार्टी दूसरे नंबर पर थी उसके दावेदारी बननी चाहिए, या कोई सिटिंग एमपी है तो क्या दोबारा से उसकी टिकट रिपीट की जानी चाहिए। इन तमाम चीजों पर चर्चा करनी पड़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। यही लगातार पूछा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लीड कौन करेगा। कल जेडीयू ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार इसको लीड करेंगे, नीतीश कुमार की दावेदारी ठोक दी, लेकिन आज ममता बनर्जी एक विदेशी दौरे पर पहुंची, दुबई वो पहुंची तो दुबई के एयरपोर्ट पर उन्होंने इशारों में अपने मन की बात कह दी। जब उन्हें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे वहां मिले तो उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या आप विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करेंगे। तो सुनिए ममता बनर्जी ने उस पर क्या जवाब दिया। Yes, we'll Can I ask you one question? Yes. Are you going to leave the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that. तो आज जो इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है उसके 3 मुख्य तौर पर बड़े एजेंडे हैं, जिस बैठक के दौरान ये चर्चा होनी है कि आगे किस तरीके से चुनाव की रणनीति होगी, कैसे ये चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात हो सकती है, हालांकि सीट शेयरिंग नहीं होगी लेकिन उसके फॉर्मूले पर शायद कुछ बात हो पाए। इसके साथ साथ सबसे मुख्य मुद्दा जो आज का केंद्र इस बैठक का रहने वाला है वो है सनातन का मुद्दा। सनातन के मुद्दे पर लगातार जो बयानबाजी हो रही है, दक्षिण भारत के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उस पर उत्तर भारत के नेता किनारा कर रहे हैं, लेकिन उस पर जाहिर तौर पर इस बैठक पे चर्चा जरूर होगी कि आखिर सनातन के मुद्दे पर जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर कैसे आगे से रिएक्शन दिया जाना है। सनातन के खिलाफ जो गलत बयानबाजी दी जा रही है उस बयानबाजी को राघव चड्ढा ने गलत करार दिया है। तो इस बयानबाजी पर राघव चड्ढा ने क्या कहा है, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद, सुनिए उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर। कोऑर्डिनेशन समिति के भीतर हम क्या बात रखेंगे और क्या चीजों पे चर्चा होगी वो सार्वजनिक तौर पे बात नहीं करूंगा मैं, और ना ही करनी चाहिए। जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन जहां तक इस बयान का सवाल है, मैं साफ कर दूं कि मैं खुद सनातन धर्म से आता हूं और जो बयान आ रहे हैं सनातन धर्म के विरुद्ध, मैं उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं और उसके विरोध में खड़ा हूं। किसी को भी इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। हर धर्म का आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए और इस प्रकार के बयानों से हम सबको दूर रहना चाहिए। बस मैं इतना ही कह के जो भी अपनी बाकी बात है वो मैं समिति के भीतर। तो आम आदमी पार्टी ने तो सनातन के मुद्दे पर अपनी लाइन क्लियर कर दी है। राघव चड्ढा ने कह दिया कि वो खुद सनातनी है, सनातन धर्म से आते हैं, ऐसे में ऐसी बयानबाजी को उन्होंने गलत बताया और ये कहा कि ऐसी बयानबाजी रुकनी चाहिए। विजय लक्ष्मी, आम आदमी पार्टी ने तो लाइन क्लियर कर दी है, लेकिन साउथ के जो नेता हैं वो लगातार सनातन धर्म को खतरा बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये बीमारी जैसा है, डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दे रहे हैं और वहां से बयानबाजी लगातार आ रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, बाकी की और पार्टियां वो इस पर क्या कहती हैं? ये मुद्दा कहीं चुनाव में उनके लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए गोनिका, इस मुद्दे पर चर्चा होगी क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये पहली बैठक है और डीएमके के नेता जो हैं टीआर बालू साहब, वो डीएमके के नुमाइंदे हैं इस बैठक में। और क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति की जहां तक बात करें तो बेहद अलग तरीके से राजनीति दक्षिण और उत्तर भारत में होती है और सनातन की और खासतौर से तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ पर पूरा एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट जो है वो 40 और 50 के दशकों में चला। द्रविडियन पॉलिटिक्स वहाँ पर हावी रहती है और हिंदुत्व का मुद्दा जैसे उत्तर भारत में देखा जाता है उसको देखने का नजरिया जो है वो दक्षिण भारत में और खासतौर से तमिलनाडु में बेहद अलग है। ऐसे में दक्षिण भारत की राजनीति और खासतौर से तमिलनाडु की राजनीति में भले ही डीएमके जिस तरह की बयानबाजी वहां उनके नेताओं से हो रही है, उनको शायद उस डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी उसको एड्रेस करने में वहां पर शायद उनको फायदा जरूर हो, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो एकदम अलग तरीके से होती है। द्रविडियन पॉलिटिक्स वहां पर ज्यादा
उसका वर्चस्व एक तरीके से रहता है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या ये जो उत्तर भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उससे लेकिन वो असहज होती हैं इस तरह की बयानबाजी से, क्योंकि इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है, तो ऐसे में खंडन करते भी नहीं बनता और समर्थन करते भी नहीं बनता। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई यूनिफॉर्मिटी को लेकर के, क्योंकि इस तरह की भी बात थी कि प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे जो साझी जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता होंगे, ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, किसी तरह की कोई ऐसी बातों में इंडिया अलायंस की एकता नजर आए, इसलिए अलायंस के स्पेशल जो है वो प्रवक्ता रखे जाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन कुछ बोल रहे हैं, या तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, तो आज की बैठक में इस पर क्या चर्चा होगी देखना जरूर ये दिलचस्प रहेगा कि क्या इंडिया अलायंस ये इंश्योर करेगा कि इस तरह की बयानबाजी ना हो जिससे कहीं पर भी चुनावी लिहाज से नुकसान हो। क्योंकि उत्तर भारत अगर लोकसभा के लिहाज से बात करें तो वहां पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो बेहद ज्यादा हैं। ऐसे में दक्षिण भारत का नुकसान अगर उत्तर भारत में हो तो ये इंडिया अलायंस को कतई बीजेपी लगातार विपक्ष पर हावी है और विपक्ष को जाहिर तौर पर एक ऐसा रास्ता चुनना होगा, एक ऐसी मीडिया प्रवक्ता चुनने होंगे जो कम से कम इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का क्या स्टैंड है वो सामने रख पाए। क्योंकि कोई कुछ कह रहा है सनातन पर, तो कोई इसके समर्थन में, तो कोई इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।